हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज। आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गई है। अब आज से हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर गुप्तोत्तर काल। अब पूरा एंशियंट का लगभग ये लास्ट चैप्टर है और राजपूत काल को हम पूर्व मध्यकाल में शामिल करते हैं। तो आज हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर जब हम आ जाएंगे गुलाम वंश यानी दास वंश की स्थापना हो जाएगी, यहाँ तक अब एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सीधे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए गुप्तोत्तर काल। उसी तरीके से जिस तरीके से मौर्यों के पश्चात आपने पढ़ा था मौर्योत्तर काल, उसी तरीके से गुप्तों के पश्चात जो काल है उसको हम कहते हैं गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्तों के इतर, गुप्तों के पश्चात का काल। देखिए, भारत का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। मैं मौर्य काल समाप्त करने के पश्चात जब मैं मौर्योत्तर काल पढ़ाया था, स्टार्ट किया था पहले दिन, तो मैंने वहां डिटेल में आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास की कुछ विशेषता ही ऐसी रही है कि एक जब बड़ा कोई वंश आएगा, जैसे उदाहरण के लिए पहला एकीकृत शासन व्यवस्था मौर्य वंश। और मौर्य वंश जब तक था तो लगभग मैंने कहा था हिंदुकुश पर्वत से लेकर उधर संपूर्ण नेपाल तक, नीचे चोल चेर पांड्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी, मतलब ये भी कहा गया जितना बड़ा साम्राज्य उस समय था देश का, उतना बड़ा कभी नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मौर्यों का साम्राज्य खत्म हुआ, उनका नुकसान हुआ, उनका पतन हुआ, उसके बाद जो काल आया उसको हमने कहा मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में आप देखे होंगे कि एक साथ ही कई राजवंशों को पढ़ना पड़ा होगा आपको। मैंने ये कहा था विदेशी राजवंश अलग कर दिया था, देशी उसमें से अलग कर दिया था, और इन देशी और विदेशी राजवंशों में भी एक साथ कई शासक, कई वंश शासन कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा जब एक बड़ी सत्ता का पतन होता है, उसके पश्चात एक बड़े बरगद का पेड़ जब नष्ट होता है तो उस पेड़ के नीचे एक साथ कई झाड़ियां, छोटे छोटे पेड़ पौधे, तो उसी तरीके से तो जब अब यहाँ पर जब गुप्तों का पतन होगा या गुप्तों का पतन हो गया, तो गुप्तों के पतन के पश्चात जो गुप्तोत्तर काल आया, तो उस समय भी एक साथ लगभग केवल उत्तर भारत में ही एक साथ कई राजवंशों का उदय होता है। इसलिए थोड़ा सा जो आज का चैप्टर है लंबा भी खींचेगा, और इसके साथ साथ थोड़ा सा इतिहास एक ही साथ कई वंशों को पढ़ना होगा, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एक बार आप लोग ऐसा करिए, पूरी कहानी की तरह देख लीजिएगा, उसके बाद दोबारा नोट्स बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए पहले हम एक मैप बनाते हैं और मैप बना के बताते हैं कि कैसी स्थिति गुप्तोत्तर काल में थी, कौन कौन से मुख्यतः राजवंश थे। तो चलिए आप सभी लोग मैप बनाइए और मैप बना के देखिए कि कौन से राजवंश कहां पर थे। ये देखिए हम मैप बनाते हैं। ये कुछ आज के भारत जैसा लग रहा है। अगर उस समय की हम बात करें तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो भारत का मैप कुछ इस तरीके से था। अब इसमें गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्तों के जब पतन हो जाता है, तो गुप्तों के पतन के पश्चात कॉपी में लिखिएगा, गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक दशा में कई अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। वो परिवर्तन ये थे कि वही जो कभी गुप्तों की सेवा में थे, वही आज उनकी अपनी अलग अलग जगह पे सत्ताएं हो जाती हैं। तो आप एक भारत में डॉक्टर गौरी शंकर ओझा एक बड़े इतिहासकार हुए हैं, तो डॉक्टर गौरी शंकर ओझा की एक पुस्तक ही है, उस पुस्तक का नाम है भारत में सामंतवाद का उदय। पुस्तक का नाम है भारत में सामंतवाद का उदय। इस पुस्तक में उन्होंने यही बताया कि भारत में सामंतवादी व्यवस्था का या सामंतशाही व्यवस्था का उदय होता है गुप्तों के पतन के पश्चात। कहने का मतलब यह हुआ कि जो कभी गुप्तों की सेवा में थे, आज जब गुप्तों की सत्ताएं कमजोर हुई, कमजोर उत्तराधिकारी हुए, जब वैनिगुप्त, विष्णुगुप्त, भानुगुप्त और क्या बोलते हैं चित्रगुप्त, ये सब जैसे शासक जब आते हैं, तो इनके समय में जब इनकी सत्ताएं कमजोर होती, तो जो ये कभी गुप्तों की सेवा में थे
वही अब अपना स्वयं का की सत्ता स्थापित करते हैं, और यही सत्ता सामंतवाद का उदय कहलाती है भारत में। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में सामंतवाद का उदय कब हुआ, तो भारत में सामंतवाद का उदय गुप्तों के पश्चात हुआ, यह बताइएगा गुप्तोत्तर काल में हुआ। तो ये इसकी आपको व्याख्या किस पुस्तक में मिलेगी, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा की पुस्तक भारत में सामंतवाद का उदय। तो अब इस सामंतशाही, आपको एक चीज और ध्यान होगा, जब मैं पढ़ा रहा था सातवाहन वंश, तो वहां पर मैंने एक अक्षय नीति प्रणाली भी बताई थी। अक्षय नीति प्रणाली की शुरुआत, अब मैंने ये कहा था कि सातवाहनों के शासनकाल में जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी रानी नागनिका, तो रानी नागनिका का जो नाना घाट अभिलेख है, तो उस रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख में इसका उल्लेख था अक्षय नीति प्रणाली। अक्षय नीति प्रणाली वो थी जो गुप्तों को, जो भी शासक अपने पुरोहितों को कभी भूमि दान में देते थे, तो एक कोई छोटा टुकड़ा नहीं होता था, बल्कि पूरा जिला का जिला, प्रदेश का प्रदेश दे दिया जाता था, और उस भूमि से राज्य का कोई मतलब नहीं होता था। जब तक सत्ता मजबूत होती थी, तो वो पुरोहित जो दान पाए हुई भूमि पर है, वो इनका सहयोग करते थे, लेकिन जब इनकी सत्ताएं कमजोर होती थी, तो वो खुद हावी हो जाते थे। तो इसीलिए मैंने वहां ये भी कहा था कि गुप्तों के शासनकाल में या गुप्तों के पतन का सबसे प्रमुख कारण अक्षय नीति प्रणाली, जिसकी शुरुआत सातवाहनों ने किया था, न कि गुप्तों ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा उनके पतन में भूमिका अगर किसी वंश में निभाई है, तो वो किसके लिए है, गुप्तों के लिए। चलिए आइए हम वंश देखते हैं। तो अब एक पश्चिम से देखते हुए हम उधर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पश्चिम में पहला जो राजवंश था वल्लभी, वल्लभी का मैत्रक वंश। आप देखिए वल्लभी कहाँ है, वल्लभी गुजरात ये है। तो यहाँ पर जो वंश था उसको कहा गया वल्लभी का मैत्रक वंश, वल्लभी का मैत्रक वंश। उसके बाद यहाँ पर ये क्षेत्र मालवा कही जाएगी, तो मालवा के क्षेत्र में भी एक वंश का उदय हुआ। इस वंश को कहा गया था मालवा का औसिकर वंश। तो यहाँ पर जो दूसरा वंश था उसका नाम था मालवा का औसिकर वंश। उसके बाद हम चलते हैं बंगाल में। ये बंगाल की क्षेत्र, बंगाल में एक वंश था जिसका नाम था गौड़ वंश, गौड़ वंश। उसके बाद इधर चलते हैं मगध। मगध में आपको पता ही पाटलिपुत्र में गुप्तों की सत्ता थी। तो यहाँ पर एक सत्ता स्थापित होती है जिसको हम कहते हैं मगध के उत्तर गुप्त। मैं यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो गुप्त काल अभी या गुप्त वंशों के, जिसका संस्थापक श्रीगुप्त था, अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, जिनको आप अभी पढ़ चुके हैं, उनसे इन गुप्तों का कोई लेना देना नहीं है, इनसे उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गए मगध के उत्तर गुप्त। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, अगर हम ये क्षेत्र देखें तो ये था कन्नौज। यहाँ पर एक सत्ता स्थापित होती है जिसको कहा जाता है कन्नौज का मौखवी वंश, कन्नौज का मौखवी वंश। उसके बाद इसी के बगल में आज की लोकेशन में देखें तो यूपी में आएगा, यहाँ पर एक सत्ता स्थापित होती है जिसको कहा गया था थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। इसी पुष्यभूति वंश को कहीं कहीं आपको वर्धन वंश भी मिल जाएगा। तो अब देखिए इतनी सत्ताएं लगभग उत्तर भारत में। थोड़ा अभी दक्षिण में चलेंगे, यहाँ चालुक्य वंश, पुलकेशिन द्वितीय, अभी अहोल अभिलेख, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाते समय डिटेल में उसको बताया है। तो चलिए इसको भी यहाँ शो कर देते हैं, लेकिन इसका संबंध सिर्फ तब आएगा जब हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में हम हर्षवर्धन को पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ पर जो सत्ता है वो कौन है, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंशी शासक कौन सा था उस समय, पुलकेशिन द्वितीय था। याद रखिएगा, क्योंकि इसके विषय हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि एक अलग चैप्टर भी आएगा दक्षिण भारत का इतिहास, तब वहां पे हम कल्याणी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य और नीलवाड़ा के चालुक्य, ये तीन चालुक्य वंशों के विषय में आपको अलग से एक चैप्टर लेंगे। चलिए अब इतने वंश आपको मैप में विधिवत दिख रहे होंगे हाँ कि कौन कौन से हैं। ये नंबर 1 है वल्लभी का मैत्रक वंश, नंबर 2 है मालवा का औसिकर वंश, नंबर 3 है गौड़ वंश, नंबर 4 है मगध के उत्तर गुप्त, नंबर 5 है कन्नौज का मौखवी वंश, और नंबर 6 है
थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। अब देखिए इनको विषय में जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं हम इधर साइड में आपको एक एक करके बताते हैं। चलिए हम यहाँ पे पहली हेडिंग उसको मैं आप भी अपनी कॉपी में बना के छोड़ दीजिए। इधर देखते हैं मैत्रक वंश के विषय में जानकारी रखते हैं। नंबर 1, मैत्रक वंश का जो संस्थापक था, मैत्रक वंश इसका जो संस्थापक था उसका नाम था भट्टार्क। और मैं जब सवाल सॉल्व करवा रहा था तो वहां पे भट्टार्क की चर्चा आई थी, इसलिए आई थी क्योंकि वल्लभी विश्वविद्यालय को लेकर। तो संस्थापक कौन था? भट्टार्क था। इसके बाद यहाँ के 2 अन्य शासक हुए। उन 2 अन्य शासकों का नाम आपको जानना आवश्यक है क्योंकि सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इसको हम बाद में बताते हैं, पहले उनके नाम देखिए। देखिए पहला जो शासक था उसका नाम था ध्रुवसेन प्रथम, और उसके बाद दूसरा जो शासक होता है उसका नाम है ध्रुवसेन द्वितीय। अब इसी ध्रुवसेन द्वितीय का विवाह हर्षवर्धन की पुत्री से होगा। एकमात्र साक्ष्य है जो ये भी बताता है कि हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह किससे होता है? मैत्रक वंशी शासक ध्रुवसेन द्वितीय। अब मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, अभी जब मैं कहानी इसको बताऊंगा तो वहां आप ध्यान दीजिएगा। इस ध्रुवसेन द्वितीय का विवाह। अब आपको मैत्रक वंश के विषय में ये जानना है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको महत्वपूर्ण जो ये है कि वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना मैत्रक वंशी शासकों ने ही करवाई थी। और मैत्रक वंशी शासकों में यदि आपको शासक पूछे तो आप निसंकोच भट्टार्क बताइएगा। किन्हीं किन्हीं पुस्तक में ध्रुवसेन प्रथम का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन संस्थापक था जो वो उसका नाम क्या था? भट्टार्क ही था। भट्टार्क ही मान के चलिए। और आगे बढ़ते हैं। और जो आपको जानना ये है कि भारत में चीनी यात्रियों का खूब आगमन हुआ है। हाँ, समय समय पर कई चीनी यात्री भारत आए हैं। तो इन्हीं चीनी यात्रियों में एक चीनी यात्री था जिसका नाम था इत्सिंग। तो चीनी यात्री इत्सिंग जब भारत की यात्रा पर आया था तो वो भारत के भ्रमण करते हुए वल्लभी विश्वविद्यालय गया था। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं वल्लभी विश्वविद्यालय कह रहा हूं, न कि नालंदा विश्वविद्यालय। बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय में जाने वाला जो भी चीनी यात्री था उसका नाम वेनसांग था, जिसको भारत में यात्रियों के राजकुमार की भी उपमा दी गई है। तो ये इत्सिंग जो भारत आया था, लेकिन भारत आते समय वो कहाँ गया था? वो गया था वल्लभी विश्वविद्यालय की चर्चा कर। इतनी चीजें आप मैत्रक वंश के विषय में जानिए। अब हम इसको साफ करते हैं। अब दूसरा वंश यहीं पे बताते हैं, मालवा का औसिकर वंश। हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, मालवा का औसिकर वंश। नंबर 2, देखिए भारतीय इतिहास में एक दो ऐसे कुछ वंश हैं जिनमें एक ही 2 शासकों के विषय में कुछ उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए जब मैं आपको चेदी वंश पढ़ाया था खारवेल के विषय में, वहां भी बताया था कि मैंने इसके पहले कौन था या इसके बाद कौन था इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि एक हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। उसी के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो भी चेदी वंशी शासक खारवेल के विषय में लिखा था बस उतना है। उसी तरीके से मालवा का यशोधर्म, मालवा का औसिकर वंश भी है। इनके विषय में जानकारी का जो स्रोत है वो मंदसौर प्रशस्ति है। और मैंने आपको बताया था जहां कहीं पर भी आपको प्रशस्ति शब्द लिखा मिल जाए तो आप समझिएगा कि प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख ही है। तो मंदसौर प्रशस्ति प्राप्त हुई और इस प्रशस्ति में एक शासक का नाम लिखा मिलता है जिसको कहा गया यशोधर्मन। इसी यशोधर्मन के नाम पर ही किसी किसी किताब में या किसी भी टीचर के मुंह से आप ये भी सुन लेते होंगे कि मालवा का यशोधर्मन वंश। नहीं, यशोधर्मन शासक का नाम था, वंश का नाम क्या था? औसिकर वंश। तो ये भी उसी समय है जब कब गुप्तों का जब पतन हो चुका है, गुप्तों की सत्ता समाप्त हो चुकी है। उनके समाप्त होने के पश्चात जिस भी वंशों का उदय हो रहा है उसमें से औसिकर वंश भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। ऐसा मंदसौर प्रशस्ति में कहा भी गया है कि गुप्तों के पतन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला वंश कौन सा था? औसिकर वंश था। ऐसा मंदसौर प्रशस्ति में लिखा गया। और प्रशस्ति की बातें अतिशयोक्ति में भी होती हैं,
तो उस पे इसीलिए इस तरीके के कभी सवाल एग्जाम में नहीं बनते। तो यशोधर्मन, ये इसमें मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन को के विषय में यही बताया गया कि इसने गुप्तों को क्या बोलते हैं खूब उनकी पतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक चीज और याद रखिए, यशोधर्मन को इस अभिलेख में जनेंद्र कहा गया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है यशोधर्मन का पूरा नाम ही रहा होगा यशोधर्मन जनेंद्र, या जनेंद्र की उपाधि धारण किया होगा यशोधर्मन। इतनी बात आप इसके विषय में जानिए, क्योंकि यशोधर्मन के बाद यहाँ का शासक कौन हुआ इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो दो वंश आप समझ चुके हैं, कौन से? मैत्रक वंश। दो तीन शासकों के नाम भट्टार्क, धूर्सेन प्रथम, धूर्सेन द्वितीय, वल्लभी विश्वविद्यालय, चीनी यात्री इत सिंह। बस इतना याद रखिएगा, इससे बाहर एग्जाम में सवाल यहाँ से नहीं आते। उसके बाद मालवा का औसिकर वंश, मंदसौर प्रशस्ति, उसी से यशोधर्मन, और यशोधर्मन को क्या कहा गया है? जनेंद्र कहा गया है। तो मंदसौर प्रशस्ति जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि मंदसौर प्रशस्ति से किसके विषय में जानकारी मिलती है, तो औसिकर वंशी शासक यशोधर्मन के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए अब हम आते हैं तीसरा वंश देखते हैं, बंगाल का गौड़ वंश। बंगाल के गौड़ वंश का जो शासक एक हुआ था शशांक, शशांक से सवाल एग्जाम में खूब बनते हैं, कई बार हर एग्जाम में बने हुए हैं, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी कई बार रिपीटेड सवाल शशांक से आए हुए हैं। हाँ, तो देखिएगा, देखिए गौड़ वंश जो तीसरा वंश था गौड़, अब इस गौड़ वंश की जो सत्ता थी वो पहला पॉइंट याद रखिए कहां पर थे? बंगाल में थे। और बंगाल में इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था, फेमस शासक हुआ था, उसी का नाम था शशांक। और शशांक के विषय में इतना जानिए कि देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अगर हम अंग्रेजों के समय तक के देखें तो लगभग ये सभी क्षेत्र एक ही में आया करते थे। अगर जिसकी सत्ता बंगाल पे होती थी तो बिहार का भी आधा हिस्सा उसमें होता था, और बिहार पे सत्ता होती थी तो बंगाल में गुप्तोत्तर काल में गौड़ वंश का शासक जो शशांक है उसकी सत्ता बंगाल में है, लेकिन कुछ हिस्सा बिहार का भी उसके साम्राज्य में शामिल था। तो आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ऐसा माना गया है, इतिहास में ऐसा लिखा मिलता है कि जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह पीपल का वृक्ष 1000 साल के पश्चात भी अब भी पूरी तरीके से सुरक्षित था, बोध गया में था। तो चूंकि बंगाल का गौड़ वंशी शासक शशांक वह बौद्ध धर्म का विरोधी था, उसी तरीके से जिस तरीके से एक ब्राह्मण शासक पुष्य शुंग वंशी शासक पुष्यमित्र शुंग था, तो उसी तरीके से शशांक भी बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसी विरोध में बोध गया में, यही पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया, बोध गया में जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम दिया गया था बोध वृक्ष। तो सवाल एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से किस वंश के शासक या निम्नलिखित में से किस शासक ने बोध वृक्ष को कटवा कर गंगा में फेंकवा दिया था? तो आपको याद रखिएगा वह शासक कोई और नहीं, शशांक। इसके अलावा गौतम बुद्ध की चरण पादुका भी वहां पे थी, उसको भी वह तुड़वा के फेंकवा दिया था। इतनी चीजें अभी याद रखिए। लेकिन अभी आगे जब मैं कहानी स्टार्ट करूंगा जो कादम्बरी से में क्या बोलते हैं हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक बाणभट्ट, तो हर्षचरित नामक पुस्तक में जो कहानी मिलती है उस कहानी की शुरुआत में मैत्रक वंश की कोई भूमिका नहीं होगी, आप लोग ध्यान रखिएगा, और न औसिकर वंश की कोई भूमिका होगी। अब जो भूमिका होगी ये तीसरा वंश जो गौड़ वंश पढ़ रहे हैं आप। तब चलिए इतनी चीजें अभी जान लीजिए। अब उसके बाद चौथी हेडिंग लगाते हैं मगध के उत्तरगुप्त। और वो ये उत्तरगुप्त, इसके पहले जो गुप्त वंश पढ़ा था उनसे इनका कोई लेना देना नहीं था, उससे एकदम ये भिन्न थे, उनसे एकदम ये अलग थे। तो हेडिंग लगाइए सब लोग। अब चौथा वंश जिसका नाम क्या है? मगध के उत्तरगुप्त। मगध के उत्तरगुप्त, इनका जो संस्थापक था
उसको कहा गया था कृष्णगुप्त, उसका नाम था कृष्णगुप्त। इसके बाद इस वंश का जो अगला शासक हुआ था उसका नाम था देवगुप्त। और इस देवगुप्त के विषय में जो जानकारी का स्रोत है वो दो अभिलेख हैं, बिहार में जगह है। एक है मधुबनी और दूसरा है वंशखेड़ा। मधुबनी और वंशखेड़ा। तो मधुबनी और वंशखेड़ा से प्राप्त अभिलेखों से ही उत्तर गुप्त वंशीय शासक देवगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। अब आते हैं, अब हम देखते हैं कन्नौज का मौखरी वंश। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर भी देवगुप्त का नाम याद रखिएगा। अभी हम मैप में लेकर उस कहानी को आपको डिटेल में समझाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो वंश डालिए वो आप लगाइए कन्नौज का मौखरी वंश। देखिए कन्नौज का जो मौखरी वंश था, कन्नौज उसकी राजधानी थी, इनका जो संस्थापक था उसका नाम था हरि वर्मा। संस्थापक सबके याद अवश्य रखिएगा। उसके बाद इस वंश में कई शासक हुए, ईशान वर्मा, रवि वर्मा, तमाम शासक हुए, उनको आपको याद नहीं रखना है। अब जो शासक याद रखिए उसको अंतिम शासक के रूप में याद रखिए। इस वंश का जो अंतिम शासक था इसका नाम था गृहवर्मा। ये नाम अच्छी तरीके से आप याद रखिए। इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि आप मैप में देख रहे होंगे केवल एक वंश बचा है आपको पढ़ने के लिए, वो है थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। इसी वंश का शासक होता है प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राजश्री। उस राजश्री का विवाह इसी मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से हुआ था। अब यहीं पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के विषय में भी, नीचे जगह है, इसको इधर से खींच देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं थानेश्वर की बात कर रहा हूँ। थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है इसका जो पहला फेमस शासक, प्रसिद्ध शासक हुआ, उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। और इस प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र, बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था राज्यवर्धन, और जो छोटा था उसका नाम था हर्षवर्धन, और जो पुत्री थी मैंने बताया उसका नाम था राजश्री। और इसी राजश्री का विवाह किससे हुआ है? कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से हुआ है। अब आपको एक तरीके से पूरा एक आइडिया मिल चुका होगा कि इस समय एक साथ में कौन कौन से शासक थे जो शासन कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत के पहले आप ये जानते रहिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गौड़ वंश का शासक कौन है? शशांक है, मैं बोर्ड पर लिख दिया। उसके बाद मगध का जो उत्तर गुप्त है उसमें से जिसके मधुबनी और वंशखेड़ा से जानकारी मिलती है उसका है नाम देवगुप्त। अब आप इतने नाम याद करके चलिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है देवगुप्त, ये है शशांक, और उसके अलावा इधर आपको पता है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री, और इधर है गृहवर्मा। देखिए होता क्या है, जब इतिहास में एक ही सत्ताएं रही, या तो मौर्यों की रही या तो गुप्तों की रही, बाद में जब मुस्लिमों की सत्ताएं आएंगी, उस समय से ये था कि लगभग पूरे उत्तर भारत पे एक वंश है, तो इतने युद्धों का आपको डिटेल नहीं मिलेगा। एक जिसको हम शब्द कूटनीति देते हैं कि एक दूसरे को लड़ाना, फिर उसके बाद उससे लाभ लेना, ये चीज़ें भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब एक ही साथ कई सत्ताएं होती हैं तो आपस में
एक दूसरे के प्रति सशंकित रहना, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना आना और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहना, एक दूसरे से संधि करना और गुप्त संधियां करना कि उसको न पता चले कि हमारी इनसे संधि हुई है, इसको न पता चले कि हमारी इनसे संधि हुई है, क्योंकि इससे काफ़ी लाभ। आप एक प्रोफेसर दीनानाथ वर्मा को जानते होंगे, उन्होंने बड़ा डिटेल में प्रथम विश्व युद्ध के विषय में उन्होंने टिप्पणी किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण तमाम थे, लेकिन उन कारणों में जो सबसे बड़ा कारण था, उन दिनों यूरोप में गुप्त संधियों का एक चलन हो चुका था और उसमें जर्मनी का एकीकरण करने वाला वहां का प्रधानमंत्री बिस्मार्क, उसकी भी बड़ी भूमिका थी। उसके विषय में आपको पता है, कहा जाता था कि वो एक ऐसा बाजीगर था जो 5 गेंदों से खेला करता था, 2 गेंद उसके हाथ में होती थी तो 3 गेंद हवा में होती थी। इसका मतलब ये था कि 2 को मिला के रखता था, 3 को लड़ाता था, फिर उनमें से 2 को मिलाता था, फिर 3 को लड़ाता था। तो ये जो गुप्त संधियां थी, इन गुप्त संधियों के कारण एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति अविश्वास की भावना जगती है, और जब ये अविश्वास की भावना जगती है तो एक राज्य दूसरे राज्य पर सशंकित होकर आक्रमण करने को हमेशा आतुर रहता है, यानी शांति व्यवस्था नाम की चीज नहीं होती। तो वही चीज है, उस प्रथम विश्व युद्ध के उदाहरणों को आप यहाँ फिट करिए कि एक साथ कई राजवंश हैं, एक दूसरे के साथ सबकी संधियां हो रही है, किसी का मैत्री हो रहा है, किसी के रिश्ते जुड़ रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्मा मौखवी वंश के जो शादी गिरिवर्मा की वो किससे हो रही है, वो हो रही है पुष्यभूति वंश से। अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कहानी एकदम बिल्कुल हमको लगता है कि इस पर अगर कोई मूवी वगैरह बनी होगी, या मुझे तो नहीं जानकारी, अगर बन सकती है तो बहुत बेहतर मूवी बनेगी, क्योंकि कहानी ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, जब मैंने कहा कि उस समय वो माहौल था पूरे राजनीति में उत्तर भारत की कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास। अब आइए मैप में देखिए, आपको पता है मौखवी वंश यहाँ पर है, यहाँ का शासक है गिरिवर्मा, ये है आपका थानेश्वर, यहाँ का शासक है प्रभाकर वर्धन। मतलब अगर मैप में देखें तो ये दोनों वंश समीप में हैं, भौगोलिक कंडीशन में भी देखें तो ये दोनों आसपास में हैं। अब जब प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री, ध्यान से समझिएगा, प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह जब गिरिवर्मा से हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि मौखवी वंश और पुष्यभूति वंश एक दूसरे के करीब आ गए। अब यहां से देखिए किस तरीके से शक्ति के संतुलन और शक्ति के असंतुलन की बात निकल के आती है। आप सोचिए कि 2 ऐसे वंश जो उस समय अपने उस समकालीन शासकों की तुलना में ताकतवर थे, वो 2 एक हो गए शादी होने के कारण, विवाह होने के कारण। अब देखिए ये विवाह सबसे ज्यादा अगर किसी को नहीं ठीक लगा तो वो था देवगुप्त और शशांक, क्योंकि देवगुप्त और शशांक को ये लगने लगा कि जब इस विवाह के कारण ये दोनों वंश एक दूसरे के करीब आए, इनमें मित्रता हुई, तो ये कभी भी किसी दूसरे, यानी किस पर, उत्तर गुप्तों पर, गौड़ वंश पर, या तो फिर मैत्रक वंश या औशिकर वंश, किसी पर भी दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे और हमारे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला सकते हैं। ऐसे में देवगुप्त और शशांक ने आपस में एक गुप्त संधियां की। मैंने कहा था गुप्त संधियों का, क्यों गुप्त संधियां की? क्योंकि ये दोनों के वैवाहिक संबंध, 2 राजवंशों के बीच वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से ये विदित होने लगा कि ये दोनों राजवंश जब एक साथ आ गए हैं तो ये अन्य राज्यों की तुलना में अधिक ताकतवर हो गए हैं। तो इन्हीं से बचने के लिए, इन्हीं से निपटने के लिए देवगुप्त जो उत्तर गुप्त का है, जिसकी सत्ता मगध में है, और बंगाल का शासक गौड़ वंशी शासक शशांक, इन दोनों के बीच गुप्त संधियां होती हैं कि यदि कभी ऐसा होता है तो हम सब आपस में मिलकर इनसे अपना मुकाबला करेंगे। लेकिन आगे बढ़िए, आगे क्या हुआ देखिए, देवगुप्त और शशांक ये दोनों संधि ही नहीं करते, बल्कि दोनों संधि करने के पश्चात, ध्यान से समझिएगा, देवगुप्त और शशांक के बीच जब संधि होती है तो संधि करने के पश्चात दोनों मिलकर गृहवर्मा, कहाँ, मौखवी वंश के शासक गृहवर्मा पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के पश्चात उनकी हत्या भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राजश्री विधवा हो गई और गृहवर्मा की हत्या हो गई। कौन मिलके किया? देवगुप्त मिलके कर रहा है, और कौन? शशांक। ऐसे में उस समय जब शासक था तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय शासक
थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक राज्यवर्धन था। अब जब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है, उसके समय में उसके बहनोई गृहवर्मा की हत्या हो जाती है, मिलकर करते हैं देवगुप्त और शशांक, राज्यश्री विधवा हो जाती है। तो इस समय उसके समक्ष एकमात्र चुनौती, एकमात्र समस्या से निपटने का जो था कि अपने बहनोई गृहवर्मा के हत्यारों से किस तरह से बदला लिया जाए। ये कौन सोचेगा? राज्यवर्धन। यही सोचकर अब राज्यवर्धन ने अपनी सेना लेकर देवगुप्त और शशांक के ऊपर आक्रमण करता है। किसका बदला ले रहा है? गृहवर्मा की हत्या का बदला ले रहा है, यानी अपने बहन के विधवा होने का बदला ले रहा है। तो ये राज्यवर्धन अपनी सेना लेकर देवगुप्त और शशांक के ऊपर आक्रमण करता है, और राज्यवर्धन न केवल आक्रमण करता है बल्कि उत्तरगुप्त के शासक देवगुप्त को पराजित करके मार डालता है। देखते जाइए, जो जो खत्म होते जा रहे हैं इस फिल्म में उनको मैं हटाता जा रहा हूँ। देवगुप्त भी समाप्त हो गया, इधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु स्वतः हो चुकी थी, उसके बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा था, गृहवर्मा की भी हत्या हो गई। अब बचे कितने किरदार? अब बचे हैं यहाँ पे हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और शशांक बचा है। तो कहने का आशय यह है कि राज्यवर्धन ने अपने बहनोई के हत्यारे देवगुप्त की हत्या करके बदला ले लिया, अभी लेकिन शशांक को मार नहीं पाया। जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, अब शशांक के मन में चलने लगा कि जब वह देवगुप्त को पराजित कर मार डाल सकता है तो क्यों न शशांक को भी मारेगा। तो ऐसे में शशांक ने कूटनीति का सहारा लिया, छल प्रपंच का सहारा लिया, और उसने एक खत, एक पत्र भिजवाता है किसके पास? राज्यवर्धन के। उसमें संधि की याचना करता है, संधि करने की मांग करता है कि अब हम फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। अब राज्यवर्धन शशांक की बातों में आ जाता है और बिना हथियार या बिना सेना के शशांक से मित्रता बस मिलने चला जाता है। लेकिन शशांक जहां पर टिका था अपनी सेना के साथ, धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है। देखिए कितने किरदार खत्म हो गए। गृहवर्मा भी खत्म हो गया, पहले हत्या, फिर राज्यवर्धन ने हत्या किया देवगुप्त की, फिर देवगुप्त के दोस्त शशांक ने धोखे से हत्या कर दिया राज्यवर्धन की। अब बड़ा पुत्र राज्यवर्धन था। अब राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात चचेरा छोटा भाई, जिसकी उस समय उम्र कम थी, वह कम उम्र में गद्दी पर बैठता है। किस वंश के? थानेश्वर के पुष्यभूति वंश। अब हर्षवर्धन के समक्ष कई समस्याएं। समस्या नंबर 1 कि न केवल राज्यवर्धन की हत्या हुई थी बल्कि राज्यश्री को बंदी बनाकर शशांक बंगाल ले जा चुका था। तो उसके पास कई चुनौतियां। पहली कि अपने भाई के हत्या में शशांक से बदला लेना। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अपनी बहन राज्यश्री जो अब भी शशांक के कैद में थी, उसको उसके चंगुल से मुक्त कराना था। ये तमाम समस्याएं एक अल्पायु शासक हर्षवर्धन के समय में थी, जो अपने बड़े भाई के मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ से आगे बढ़िए। जिस समय ऐसा कहा जाता है, और अक्सर हमारे इंडियन कल्चर में जितनी भी पिक्चर्स, मूवी, फिल्म आती भी हैं, उस समय भी हीरो की एंट्री भी उसी समय होती है जब लगता है कि सब कुछ खराब हो गया। तो अब ध्यान से यहाँ से सुनिएगा। ऐसा मैं एकदम हूबहू ये कहानी आपको बता रहा हूँ, जियो बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। तो हर्षवर्धन के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। अब इस तैयारी के समय ही एक चचेरा भाई था हर्षवर्धन का, ममेरा भाई भंडी, वह भंडी आता है और हर्षवर्धन को एक खबर देता है। आप उस सीन को याद सोचिए। एक तरफ से राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, उसी समय कोई ममेरा भाई भंडी नाम का आता है और हर्षवर्धन से कहता है कि राज्यश्री शशांक के बंदी गृह से भागकर विंध्य के जंगलों में चली गई है। ऐसे में हर्षवर्धन आनंद फानन में, जल्दीबाजी में अपने राज्याभिषेक का जो भी चीजें हैं उनको निपटाता है। और निपटाने के पश्चात यहाँ नाम दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों नाम पूछे गए हैं। किसने सूचना दिया था? सूचना ममेरे भाई भंडी ने दिया था। जबकि अब हर्षवर्धन अपने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र को साथ लेता है और साथ लेकर विंध्य के जंगलों में अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढने जाता है। और जैसे ही
वह पहुंचता है वैसे कहा लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा कि राजस्वी चिता जलाकर उस पर कूदने जा रही थी। मैंने शुरुआत में कहा था कि हीरो की एंट्री उसी समय होती है जब लगता है सब बिगड़ गया है तब, लेकिन हर्षवर्धन की एंट्री भी उसी समय उस जंगल में होती है जिस समय राजस्वी चिता पर कूदने जा रही थी। तो अपनी बहन को बचाता है और बचा के फिर अपनी राजधानी कहाँ लेके आ रहा है, थानेश्वर। लेकिन उसकी बहन राजश्री का विवाह कहाँ हुआ है, उसका हुआ है कन्नौज में। अब जब कन्नौज की जनता को इस घटना का पता चलता है कि हर्षवर्धन उसकी महारानी, क्योंकि वो गिरिवर्मा की पत्नी थी, उसकी महारानी की रक्षा किया है और सुरक्षा किया है, तो इसलिए कन्नौज की आम जनता हर्षवर्धन को बुलाती है और हर्षवर्धन को बुलाकर अब उसे कन्नौज की भी सत्ता सौंप देती है। इसलिए अब ध्यान आपको यह रखना है कि जब हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री या यूं कहें कि कन्नौज की महारानी राजश्री को बचाता है तो कन्नौज की जनता खुश होकर उसे वहां की भी सत्ता सौंप देती है। इसलिए कन्नौज और थानेश्वर दोनों स्थानों पर किसकी सत्ता स्थापित हो जाती है, हर्षवर्धन की। अब वही हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक शासन करेगा और एक बार फिर से जो मैंने अभी कई वंशों को, छोटे छोटे वंशों को गिनाया, इन सभी वंशों को पराजित कर एक बार फिर से संपूर्ण उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करेगा। तो चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, या यूं कहें कि हर्षवर्धन जब उत्तर भारत की विजय प्राप्त करने के पश्चात, आपको मैप में दिख रहा होगा, जब दक्षिण की ओर आगे बढ़ा तो यहाँ पर जो सत्ता थी यहाँ पर वो किसकी है, पुलकेशिन द्वितीय की। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। इसका उल्लेख आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। मैं जब क्वेश्चन सीरीज चालू करवा रहा था तो वहाँ पे ऐहोल अभिलेख की चर्चा किया था। रवि कीर्ति उसका मंत्री, उसी ने उसका उत्कीर्णन करवाया था। तो चलिए, ये आपकी पूरी कुल जितने मैत्रक वंश थे, फिर यहाँ पे औशिकर वंश, गौड़ वंश, मगध के उत्तर गुप्त मौखवी वंश और कौन से हैं, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश, इन सब के विषय में आपको जानकारी मिल गई है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो भी हम बता दिए हैं। अब देखिए, इन सभी गुप्तोत्तर काल में इस सभी के विषय में 2 लाइन 4 लाइन आप जान लिए और उस कहानी को किस तरीके से एक शक्ति का असंतुलन होता है, फिर इतना बड़ा युद्ध होता है कि एक तरफ राज्यवर्धन की हत्या होती है, उसके बाद देवगुप्त की, फिर यहाँ शशांक की। लेकिन अब जो ज़्यादातर सबसे फेमस और महत्वपूर्ण शासक हुआ है उसको अब हमको पढ़ना है हर्षवर्धन के विषय में। तो जो अगली हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो था 606 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक। तो अगली जो वीडियो होगी अब वो हर्षवर्धन पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।